किसी गिवन पैराबोला के गिवन पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, इस बारे में अभी हमें बात करनी है। बच्चों हमें कोई पैराबोला गिवन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और इसके किसी पॉइंट x1 y1 पर आपको टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है। हम एक काम करते हैं बच्चों, हम यहाँ पर एक और पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स हम ले लेते हैं x2 y2। अब यदि मैं एक पॉइंट लेता हूँ x1 y1, एक पॉइंट लेता हूँ x2 y2, तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड की इक्वेशन क्या होगी ये आप लोग जानते हैं। y माइनस y1 इज इक्वल टू 4a ओवर y1 प्लस y2 इंटू x minus x1. This is the equation of chord joining point x1 and x2. बच्चों इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो कॉर्ड होगी उसकी इक्वेशन आ गई। अब टेंजेंट की कंडीशन क्या होती है, यदि ये दोनों पॉइंट्स बच्चों एक दूसरे के काफ़ी पास पहुंच जाएं। बच्चों ये पॉइंट और ये पॉइंट जैसे जैसे एक दूसरे के पास पहुंचते जाएंगे, जैसे आपने इस पॉइंट को फिक्स करके इस पॉइंट को उठा के यहाँ कर दिया और फिर आपने बच्चों यहाँ कर दिया, फिर बच्चों आपने यहाँ कर दिया, जैसे जैसे ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के क्लोज होते जाएंगे वो जो कॉर्ड है बच्चों वो एक टेंजेंट में तब्दील होती जाएगी। भाई कॉर्ड दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, और टेंजेंट का मतलब क्या, अगर वो दोनों पॉइंट से एक ही जगह पर आ जाए तो फिर वो कॉर्ड ही अपने आप में क्या बन जाएगी, टेंजेंट। बच्चों टेंजेंट वो होती है जो गिवन कर्व को किसी एक पॉइंट पर टच करते हुए आगे निकल जाए। इसको मैं यूं भी कह सकता हूं कि इट इज सिंपली अ कॉर्ड जॉइनिंग टू पॉइंट्स कंडीशनली दोस टू पॉइंट्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, यानी कि x1 और x2 तकरीबन सेम है, y1 और y2 तकरीबन सेम है। सो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, ये तो हमारे पास में इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड की इक्वेशन है। अब यदि मुझे टेंजेंट फाइंड आउट करनी है तो मुझे क्या करना होगा, इन दोनों पॉइंट्स को एक दूसरे के काफ़ी क्लोज करना होगा। अब मैं जब क्लोज करूंगा तो उसका मतलब ये होगा कि y2 की वैल्यू लगभग कितनी हो जाएगी बच्चों, y1। y2 विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू y1, क्योंकि आपने उन दोनों पॉइंट्स को जितना पास में करेंगे बच्चों, ये कॉर्ड है, आप उनको जितना पास में करेंगे वो उतना ज़्यादा टेंजेंट की तरफ चलने लग जाएगी, और जब वो दोनों उठकर एक ही जगह पहुंच गए तो उसका मतलब हो गया x1 y1 x2 y2 को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड तो है, लेकिन x1 y1 और x2 y2 एक ही जगह पर है, तो y2 की वैल्यू y1 हो गई बच्चों। तो इस तरीके से हमारे पास में y माइनस y1 इज इक्वल टू 4a ओवर y1 है, ये भी y1 है, और इनटू में क्या बच्चों, x माइनस x1, और y1 प्लस y1 हो जाएगा 2y1, 2y1 से 2 कैंसिल होकर फाइनली जो आपके पास में इक्वेशन आएगी बच्चों वो क्या आएगी, 2a over y1 into x minus x1. So this is what? This is equation of tangent at point x1 y1. बच्चों अगर मुझे एक पैराबोला का कोई पॉइंट गिवन है, नोन है, तो उसके पॉइंट x1 y1 पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये होगी। ये एक छोटी सी बात है बच्चों। दूसरी बात हम लोग यहाँ पर समझें, भाई यदि हम जो है इस टेंजेंट की इक्वेशन को और भी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो हम लोगों ने एक लिमिट वाला फंडा यूज़ किया। ये जो तरीका होता है बच्चों, इसे हम लोग लिमिट कहते हैं कि y1 जो है वो y2 जो है वो y1 की तरफ लिमिटेड हो रहा है। अदरवाइज आपको जो पैराबोला की इक्वेशन है गिवन है बच्चों, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब यहाँ पर यदि हम लोग बच्चों इसे डिफरेंशिएट करें, क्या करें बच्चों, इसे डिफरेंशिएट, तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2y और फिर y का होगा dy बाय dx। भाई आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, y स्क्वायर का 2y, y का dy बाई dx, और राइट हैंड साइड पर भी हम करेंगे बच्चों तो 4ax का डिफरेंशिएशन 1, सो दैट dy ओवर dx की वैल्यू क्या होगी, 2a ओवर y। दिस इज dy बाई dx। और किसी भी फंक्शन को, किसी भी कर्व को डिफरेंशिएट करना मतलब होता है बच्चों टेंजेंट का स्लोप निकालना। दिस इज व्हाट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये क्या होता है बच्चों, किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना मतलब टेंजेंट का स्लोप निकालना, स्पर्शजा की प्रवणता, उसकी ढाल को ज्ञात करना। तो आपने ये डिफरेंशिएशन कर दिया तो ये आ गया। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी बच्चों, किसी भी लाइन की इक्वेशन होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो y माइनस y1 और y1 चलिए ठीक है, और रही बात स्लोप ऑफ टेंजेंट की तो वो होगी 2a अपॉन y, और एक्चुअली आप किस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, x1 y1 पर,
भाई ऐसा जनरलाइज्ड वे में स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है 2a अपॉन y। अब यदि y की वैल्यू y1 हो, यदि y की वैल्यू y1 हो तो आप यहां पर y1 रख देंगे। भाई जनरलाइज्ड वे में जो भी कोई पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट अगर y है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट 2a अपॉन y है। सामान्य रूप में जनरलाइज्ड वे में अगर आप जो y कोऑर्डिनेट है वो y1 हो तो उस केस में बच्चों आपके पास में स्लोप ऑफ टेंजेंट ये आ गई इनटू x माइनस x1। सो दिस इज अनदर वे बच्चों टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। देखिए सर्कल के केस में भी हमने काम किया है कि सर्कल के किसी गिवन पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है, सर्कल के किसी गिवन पॉइंट पर हमें टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है, तो वहां पर भी हम लोगों ने काम किया था। वहां पर एक हमारे पास में एक और लॉजिक हुआ करता था कि भैया सर्कल के केस में जो टेंजेंट होती थी, सर्कल के केस में जो टेंजेंट होती थी वो हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर होती थी। आपको याद दिला दूं बच्चों, थोड़ा सा रिकॉल करते रहेंगे तो वो ठीक रहेगा। सर्कल के केस में जो टेंजेंट होती थी वो रेडियस के परपेंडिकुलर होती थी। आपने रेडियस की ग्रेडियंट निकाल दी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, उससे आपके पास में टेंजेंट की ग्रेडियंट आ गई। टेंजेंट की ग्रेडियंट आ गई तो टेंजेंट की इक्वेशन भी आ जाएगी y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1 लाइक दिस। ये एक तरीका है। अदरवाइज ये वाला तरीका भी हमने वहां पर किया था कि x1 y1 को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड की, x1 y1 और x2 y2 को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड की इक्वेशन बताई और उसको फिर आपने जो है वही अगर वो टेंजेंट है तो वो कॉर्ड एक टेंजेंट बन जाएगी बशर्ते वो दोनों पॉइंट्स जिनको ज्वाइन करने वाली कॉर्ड आप फाइंड आउट कर रहे हो वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज हो, तो आपके पास में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट उससे आ जाएगी। ये तरीका है। आप टेंजेंट नॉर्मल के फंडे से वहां पर भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं, तो ये आपके पास में आ गया। अच्छा ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा और भी तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं बच्चों, इस y1 का मैं यदि यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूँ, आप दोनों इक्वेशन देख लीजिए सेम है। अब y1 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये y1 हो जाएगा और फिर ये बच्चों y1 स्क्वायर हो जाएगा और 2a का x में मल्टीप्लाई होगा तो 2x और 2a का x1 में मल्टीप्लाई होगा। ये y1 का y में मल्टीप्लाई करा, ये y1 का y1 में मल्टीप्लाई करा 2a का x में और 2a का x1 में। वेल एंड गुड। अब बच्चों चूंकि ये पॉइंट x1 y1 पैराबोला पर लाई कर रहा है, चूंकि ये पैराबोला पे लाई कर रहा है इसलिए ये पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। Since this point is lying over the parabola itself, so it will be satisfying the equation of parabola. So at the place of y1 square, I can put down 4ax1. भाई चूंकि पॉइंट x1 y1 उसी पर लाई कर रहा है और ये बच्चों 2ax माइनस 2ax1 और इससे ये कैंसिल हो जाने के बाद में y1 इज इक्वल्स टू 2ax प्लस 2ax1। भाई ये माइनस 2ax1 से 4ax1 जाएंगे तो माइनस 2ax1 बचेंगे, माइनस 2ax1 RHS पर जाकर प्लस के हो गए। सो दैट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपके पास में ये हो गई। इसमें से 2a कॉमन निकाल दीजिए तो आपके पास में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये आ गई बच्चों। सो यू पीपल कैन रिमेंबर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज गिवन बाय दिस। आप दोनों में से किसी भी तरीके से कर लीजिए, एक ही बात है। फर्दर सिंप्लीफिकेशन करा और चूंकि पॉइंट x1 y1 पैराबोला पे लाई कर रहा है इसलिए पैराबोला की इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax को सेटिस्फाई करेगा। सो दैट y1 स्क्वायर की वैल्यू 4ax1 हो जाएगी और फाइनली आपके पास में ये आ जाएगा। सो मेरी रिकमेंडेशन तो ये होगी कि आप इसको याद ना भी करें तो चलेगा, लेकिन इसे जरूर याद करें, इसे जरूर याद करें। और ऐसा देखा जाए तो इसे याद करने की जरूरत भी नहीं है, ये तो याद ही है हमको। कैसे याद है बताता हूं, पर पहले इसे एक बार नोट डाउन कर लीजिए। बच्चों आपके पास जो पैराबोला की इक्वेशन है इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं फिर बोल रहा हूं। हाँ, अब पैराबोला की जो इक्वेशन है आप वो ये है और टेंजेंट की इक्वेशन ये है। अब आपने क्या करा बच्चों, यदि आपने y स्क्वायर की जगह लिख दिया y1 और x की जगह लिख दिया x प्लस x1 बाय 2, ये जो पैराबोला की इक्वेशन आपको गिवन है, अगर इसमें y स्क्वायर की जगह y1 x की जगह पर x प्लस x1 बाय 2 रख दिया तो क्या होगा बच्चों, y1 इज इक्वल टू 4a टाइम्स ऑफ x प्लस x1 बाय 2 हो जाएगा। अभी आप इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास में ये आ जाएगा। तो ये लीजिए साहब, अब ये जो अप्रोच है इससे आंसर वही आया जो ये आया था बच्चों। सो ये तरीका तो मैंने आपको सर्कल के टाइम पर बताया था कि कोई भी कर्व हो सेकंड डिग्री का कोई भी कर्व हो, अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको फाइंड आउट करनी है तो आप सिंपल सा काम ये कीजिए कि आप एक्स स्क्वायर को x1 से, y स्क्वायर को y1 से, x को x प्लस x1 बाय 2 से, y को y प्लस y1 बाय 2 से और xy को आप xy1 प्लस yx1 अपॉन 2 से रिप्लेस कर दीजिए।
to find out equation of tangent at any given point. The point should be lying over the curve. बच्चों पॉइंट कर्व पर लाई होना चाहिए। जैसे हम लोगों ने एक सम किया जिसमें हमें बोला था ये पैराबोला आपको दे रखा था और आपको मैंने बोला था कि किसी पॉइंट 9,8 से टेंजेंट की इक्वेशन बताओ, तो आपने टेंजेंट की इक्वेशन के लिए y = mx + a/m माना और फिर आपने बोला 9,8 से पास वाला सेटिस्फाई कराया और सैम की 2 वैल्यू था उसे रख दिया, आपका काम हो गया। ये तरीका था। चूंकि वहां पर ये तरीका आजमाया नहीं जा सकता था, क्यों? क्योंकि 9,8 इज नॉट लाइंग ऑन द पैराबोला। 9,8 पैराबोला पर लाई नहीं कर रहा, पर यहां अगर पॉइंट पैराबोला पर लाई कर रहा है, और पैराबोला छोड़िए साहब, अगर कोई भी सेकंड डिग्री का कर्व है, कर्व शुड बी ऑफ सेकंड डिग्री, कर्व अगर सेकंड डिग्री का है और पॉइंट उसी कर्व का ही दे रखा है, तो उसके गिवन पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन जो होती है बच्चों, फाइंड आउट करने का तरीका बड़ा सिंपल सा बताया मैंने। सर्कल में हम ये बात कर चुके हैं, x² को x(x1) से, y² को y(y1) से, x को x + x1/2, y को y + y1/2 और xy को इससे रिप्लेस कीजिए। ऑफ कोर्स सर्कल की इक्वेशन में ये नहीं होता था, लेकिन पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला या कोई और सेकंड डिग्री के कर्व में ये बात हो सकती है। तो आप ये और इससे जो ये जो तरीका मैंने आपको बताया कि y² को आप इससे, x को इससे वगैरह वगैरह रिप्लेस कर दीजिए, इससे जो एक्सप्रेशन आपके पास में बनकर आता होता है, उस एक्सप्रेशन को आप लोग कहा करते हो t = 0। When you make all these transformations, what expression you people get, that you call as t = 0. So this is the equation of tangent at any given point x1 y1. ये कर्व के पॉइंट x1 y1 पर टेंजेंट की इक्वेशन जो होगी, कर्व के पॉइंट x1 y1 पर टेंजेंट की जो इक्वेशन होगी वो कुछ ऐसे ही आएगी बच्चों, that would be determined in this manner। तो ये एक बड़ा सिंपल सा तरीका है बच्चों। तो आप पहले कॉर्ड की इक्वेशन निकालिए, टेंजेंसी के लिए दोनों पॉइंट्स को काफी क्लोज कर दीजिए, टेंजेंट नॉर्मल के फंडे से कर दीजिए। सर्कल के केस में आप बच्चों और भी तरीके थे आपके पास में कि रेडियस हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती थी, रेडियस की ग्रेडियंट टेंजेंट की ग्रेडियंट निकालिए, टेंजेंट x1 y1 से पास वाली इक्वेशन आ जाती थी बच्चों। ये नोट डाउन कर लीजिएगा, ये सब कुछ पहले ही नोट डाउन करने का बोल चुका हूँ। तो चलिए साहब, तो सर्कल के पॉइंट x1 y1 पर टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी ये आपको समझ में आ चुका है। बहुत अच्छी बात है साहब। अब हम ये तो पॉइंट x1 y1 की बात करी, लेकिन बच्चों हम लोग जनरलाइज वे में अगर जनरली जो हम लोग काम करा करते हैं, चूंकि यहाँ दो वेरिएबल्स होते हैं x और y, सो वी ट्राई टू लिमिट देम इनटू द फॉर्म ऑफ ए सिंगल वेरिएबल, दैट इज a single parameter, that is parametric coordinates। सो बच्चों ये आपके पास में पैराबोला है जिसकी इक्वेशन है y² = 4ax। अब पर्टिकुलरली अगर इसका मैं एक ऐसा कोई पॉइंट लेता हूं जिसका पैरामीटर t है, यदि मैं लेता हूं बच्चों पैराबोला पर कोई पॉइंट जिसका पैरामीटर t है, मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे at² 2at हो गए। अब इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, तो इक्वेशन कैसे निकलती है बच्चों? y² को आप y(y1) से और x को आप x + x1/2 से रिप्लेस कर देंगे, तो y और y1 की वैल्यू बच्चों 2at है और ये 4a और x की वैल्यू बच्चों at²/2 है। करेक्ट है बिल्कुल। अब भाई आप पॉइंट देखें, पॉइंट उस पर लाई कर रहा है x1 y1, x1 की वैल्यू at², y1 की वैल्यू 2at, x1 की वैल्यू at², यस, और y1 की वैल्यू, भाई पॉइंट उस पर लाई कर रहा तो x1 y1 की जगह ये रख दिया। अच्छा, अभी यहाँ पर 2 से 4 कैंसिल होके 2 बचेगा और ये 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, सो दैट टेंजेंट की इक्वेशन क्या आ जाएगी बच्चों? yt = कितना? x + at²। सो ये आपके पास में स्पर्शज्या की समीकरण आ गई बच्चों। व्हाट इज दिस? दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट t, एट पॉइंट हुज पैरामीटर इज t, ज्यादा प्रिसाइजली होगा बच्चों। तो ये t पैरामीटर वाले पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन आ गई, इसे आप याद रखिएगा बच्चों। चलिए अब लगे हाथों हम एक और काम करते हैं, हम पैराबोला पर कोई 2 पॉइंट्स लेते हैं, हम पैराबोला पर कोई 2 पॉइंट्स लेते हैं। मैं डायग्राम वापस से बनाऊंगा पर पहले से नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों। चलिए मैं पैराबोला पर कोई 2 पॉइंट्स लेता हूं। एक पॉइंट मैंने लिया ये जिसका पैरामीटर है t1 और ये एक पॉइंट लिया जिसका पैरामीटर है t2। अब t1 मतलब at² 2at1 और दूसरा t2 जिसका पैरामीटर क्या है t2, तो उसके कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो ये होंगे साहब। भाई पैराबोला पर मैंने कोई 2 पॉइंट्स लिए, एक पॉइंट लिया जिसका पैरामीटर t1 है, दूसरा पॉइंट लिया जिसका पैरामीटर t2 है, लिया
आपने दोनों पर टेंजेंट ड्रॉ करी, ये लीजिए साहब आपने दोनों पर टेंजेंट ड्रॉ करी, तो ये आपके पास में आपने एक टेंजेंट इस पर ड्रॉ करी और एक टेंजेंट आपने इस पे ड्रॉ करी। एक रफ डायग्राम बना रहा हूं बच्चों, अब आप बोलो सर ये तो टच नहीं कर रही तो बाहर से जा रही है, तो तकरीबन बना रहा हूं भैया। ये एक पॉइंट मैंने लिया P, ये एक पॉइंट लिया मैंने Q, मैंने पॉइंट T1 पर टेंजेंट ड्रॉ करी, पॉइंट T2 पर टेंजेंट ड्रॉ करी। T1 से मतलब जिसका पैरामीटर T1 है और T2 मतलब जिसका पैरामीटर T2 है। अब यदि बच्चों मैं इन दोनों पॉइंट्स पर जो टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, इन टेंजेंट्स के मैं इंटरसेक्शन पॉइंट के बारे में बात करना चाहता हूं कि साहब मैं जानना चाहता हूं कि इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, लेट इट बी R, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो आप एक काम कीजिए, वीडियो को रोक करके आप फाइंड आउट कीजिए। भाई उस पर टेंजेंट ड्रॉ करी, इस पर टेंजेंट ड्रॉ करी, दोनों टेंजेंट्स के प्रतिच्छेदी बिंदु के निर्देशांक। अब देखिए जब आपने पॉइंट P पर टेंजेंट ड्रॉ करी तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, y T1 इज इक्वल टू बच्चों x प्लस a T1 स्क्वायर, यही होगी। भाई पॉइंट जिसका पैरामीटर T हो पर टेंजेंट की इक्वेशन ये होती है, तो पॉइंट जिसका पैरामीटर T1 है पर टेंजेंट की इक्वेशन ये होगी, पॉइंट जिसका पैरामीटर T2 है उस पर टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी। सो दिस इज व्हाट by first equation is representing tangent at point P, this is representing tangent at point Q। भाई ये पॉइंट P पर टेंजेंट की इक्वेशन, पॉइंट Q पर टेंजेंट की इक्वेशन। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। एंड टू फाइंड आउट इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एनी टू लाइंस, कोई भी दो लाइंस, भाई आपके पास में एक P पर टेंजेंट है, एक Q पर टेंजेंट है, आपको कोई भी दो लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना, मतलब आपको एक सड़ा सा काम करना, दोनों की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। सॉल्व कीजिए, यहां पर से x कैंसिल हो जाएगा, इधर से y ये कॉमन आ जाएगा बच्चों, T1 माइनस o T1 माइनस T2, ये आ गया बच्चों। और राइट हैंड साइड पर a कॉमन आ जाएगा, दैट वुड बी T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर। सो ये लीजिए साहब, इससे आपके पास में क्या आ गया, y इंटू T1 प्लस T2 आया बच्चों। और यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं एक सड़ा सा काम कर सकता हूँ बच्चों, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकता हूँ बच्चों। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विल बी नथिंग बट a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अभी T1 प्लस T2 से T1 प्लस T2 कैंसिल हो गया बच्चों। सो y की वैल्यू क्या आ गई, a ओ, ये तो माइनस का था, ये माइनस का था, तो माइनस वाला कैंसिल होगा ना, माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा और y इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, ये आप T1 माइनस T2 को कैंसिल कर देते दोनों तरफ। आप बोले सर T1 माइनस T2 को कैंसिल कैसे कर दे, T1 बराबर T2 हो गया तो जीरो को जीरो से कैंसिल नहीं कर सकते। अगर T1 बराबर T2 हो गया तो T1 माइनस T2 जीरो हो जाएगा बच्चों। यदि T1 बराबर T2 है तो इसका मतलब T1 माइनस T2 बराबर जीरो है, और आपको मालूम है मैथमेटिक्स ये कहता है कि जीरो को जीरो से कैंसिल नहीं करते। पर ये अकल वाली बात है बच्चों कि दे टू आर डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। चूंकि दोनों पॉइंट डिस्टिंक्ट हैं इसलिए ऑब्वियसली दोनों के पैरामीटर डिस्टिंक्ट ही होंगे। चूंकि दोनों डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, भाई आपने एक टेंजेंट ड्रॉ करी पॉइंट P पर जिसका पैरामीटर T1 था, दूसरी टेंजेंट ड्रॉ करी Q पर जिसका पैरामीटर T2 था, एंड सिंस दे टू आर डिस्टिंक्ट पॉइंट, चूंकि बच्चों दोनों डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं इसलिए ऑब्वियस सी बात है कि T1 बराबर T2 नहीं होगा, इसलिए जीरो नहीं होगा। इसलिए कैंसिल करने से मुझे फिर वही घिसी पिटी सी बात, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। सो y की वैल्यू आ गई। अभी y की वैल्यू आ गई बच्चों, y मतलब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया इसका y कोऑर्डिनेट। अभी ये जो y कोऑर्डिनेट आया, यू पुट इनटू एनी ऑफ दीस टू इक्वेशन टू गेट द वैल्यू ऑफ x कोऑर्डिनेट। सो लेट मी पुट हियर इन द फर्स्ट इक्वेशन। सो y की वैल्यू है a T1 प्लस T2 है साहब, इज इक्वल टू x प्लस क्या साहब a T1 स्क्वायर, वेल एंड गुड। ओ भाई यहाँ पर आपको इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करना है। सो व्हाट वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट यू पीपल हैव गॉट, आपने y की वैल्यू रखी, ये y कोऑर्डिनेट आया था और इनटू में T1 वहां पर पहले से था तो दैट हैज टू बी मल्टीप्लाइड। RHS पर बच्चों x प्लस a T1 का स्क्वायर आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो a T1 स्क्वायर आ गया, और फिर ये a T1 T2 आ गया और इज इक्वल टू x प्लस a T1 स्क्वायर आ गया, और a T1 स्क्वायर से a T1 स्क्वायर कैंसल, सो दैट x की वैल्यू क्या आएगी, a T1 T2। सो ये आपके पास में x कोऑर्डिनेट आया, ये कौन सा कोऑर्डिनेट आया, x कोऑर्डिनेट, और ये आपके पास में क्या आया, y कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट जो आ रहा है वो आ रहा है a T1 T2
आ रहा है और y कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है बच्चों, a t1 प्लस t2। मेरी हिदायत, मेरा सजेशन आपको ये रहेगा बच्चों कि आप इसे याद रखें, क्योंकि इसकी बार बार आपको जरूरत पड़ सकती है। इसकी बच्चों आपको बार बार जरूरत पड़ सकती है। तो आपने क्या देखा भाई, यहाँ पर जब आपने जो है पैराबोला के इन दोनों पॉइंट्स पर टेंजेंट ड्रॉ करी, T1 पर और T2 पर, तो उन दोनों टेंजेंट्स का जो प्रतिच्छेदी बिंदु है, उन दोनों टेंजेंट्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, उन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है बच्चों, वो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, a t1 t2 और a t1 प्लस t2। तो इसे आप नोट, इसे याद रखिएगा। और इसे याद करने का एक सिंपल तरीका भी मैं आपको बता देता हूं लगे हाथों। इसे याद करने का एक सिंपल तरीका भी मैं आपको बता देता हूं बच्चों। वो तरीका क्या है, जरा गौर फरमाइएगा। वो तरीका ये है कि आप जो है यदि आप जो दोनों पॉइंट्स हैं, ये दोनों जो पॉइंट्स हैं बच्चों, ये दोनों जो पॉइंट्स हैं, अगर इन दोनों के जो x कोऑर्डिनेट्स हैं, अगर आप उन दोनों का, भाई जैसे पहले वाले का x कोऑर्डिनेट है a t1 स्क्वायर, दूसरे वाले का जो x कोऑर्डिनेट है वो है a t2 स्क्वायर है। अब यदि आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, a स्क्वायर t1 स्क्वायर t2 स्क्वायर आएगा, आएगा। और इसे मैं अगर a t1 t2 का होल स्क्वायर लिखूं तो क्या कोई गलती होगी? बिल्कुल नहीं होगी। भाई यदि इसका x कोऑर्डिनेट देखें तो a t1 स्क्वायर है, इसका a t2 स्क्वायर है, और उसको देखें तो a t1 t2 है। आपने दोनों को मल्टीप्लाई करा तो आपको ये पिक्चर मिली। अब फर्ज कर लीजिए कि ये जो x कोऑर्डिनेट है इसे मैंने x मान लिया इसका, तो आप ये क्या पा रहे हैं बच्चों, ये पा रहे हैं x स्क्वायर। सॉल्विंग दिस विल गिव यू बच्चों x इज इक्वल टू कितना, अंडर द रूट ऑफ x1 x2। क्या बच्चों, अंडर द रूट x1 x2, ये आ गया। मतलब ये है कि जिन दो पॉइंट्स पर आपने टेंजेंट्स ड्रॉ करी हैं, उनका जो टेंजेंट्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, उस इंटरसेक्शन पॉइंट का एब्सीसा, उस इंटरसेक्शन पॉइंट का एब्सीसा इन दोनों पॉइंट्स के एब्सीसा का ज्योमेट्रिक मीन है। रूट निकाल कर दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो, मल्टीप्लाई करके दोनों को का रूट निकाल रहे हो, मतलब आप ज्योमेट्रिक मीन, गुणोत्तर माध्य फाइंड आउट कर रहे हो। यस, सो व्हाट आई हैव डन वन थिंग बच्चों, कि मैं यूं कह सकता हूं कि एब्सीसा ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट of tangents at two given points is geometric mean of abscissas of those two given points। आप देखिए ना भाई, इसकी एब्सीसा पहले पॉइंट की ये थी, दूसरे पॉइंट की ये थी, दोनों को मल्टीप्लाई करा, आपके पास में ये जो आ रहा है, सपोज कीजिए कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट x है, तो आपको ये मिल रहा है बच्चों। तो उस बेसिस पर ये आ गया। और रही बात बच्चों, अब पहले पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है, पहले पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है वो 2a t1 है, और दूसरे पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है वो 2a t2 है। बहुत अच्छी बात। अभी यदि बच्चों मैं इन दोनों को ऐड कर दूं और इसे 2 से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, 2a t1 प्लस 2a t2 अपॉन 2, कुछ ऐसा ही मिलेगा। और जो क्या आएगा बच्चों, a t1 प्लस t2, और बाई चांस ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया है उसका ऑर्डिनेट, उसकी y कोऑर्डिनेट यही आ रही है, मतलब। और यदि मैं y कोऑर्डिनेट को y सपोज कर लेता हूं, यदि मैं y कोऑर्डिनेट को y सपोज कर लेता हूं तो वही आ रही है बच्चों। मतलब कहने का क्या, मतलब ये है साहब कि जो टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट, यानी कि उसकी ऑर्डिनेट, इन दोनों पॉइंट्स की ऑर्डिनेट्स की सम करके 2 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब अरिथमेटिक मीन निकाल रहे हैं। आप क्या निकाल रहे हैं, अरिथमेटिक मीन। तो समराइज वे में हम क्या बोल सकते हैं, एब्सीसा ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टेंजेंट्स एट 2 गिवन पॉइंट्स is the geometric mean of abscissas of those 2 points, and ordinate of that intersection point is arithmetic mean। भाई एब्सिसा जो है वो उनकी ज्योमेट्रिक मीन है और ऑर्डिनेट जो है वो इन दोनों की ज्योमेट्रिक मीन है। फर्ज कीजिए अगर ये दोनों पॉइंट्स पैरामेट्रिक फॉर्म में नहीं होते, अगर वो x1 y1 होते, अगर वो x2 y2 होते, तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आते वो आते अंडर द रूट x1 x2, और आते क्या बच्चों, y1 प्लस y2 बाई 2। मतलब जो इंटरसेक्शन पॉइंट आता उसकी एब्सीसा, इन दोनों की एब्सीसा की ज्योमेट्रिक मीन आती, उसकी ऑर्डिनेट इन दोनों की ऑर्डिनेट्स की
एरिथमेटिक मीन आती। और ये मैंने जो ऐसा लिखा है वो इस बेसिस पे लिखा है। अदरवाइज हमारे पास में ये भी तरीका था कि अगर आपने x1 y1 पर टेंजेंट की इक्वेशन लिखी तो वो कुछ आपके पास में ये आएगी बच्चों, x1 y1 पर टेंजेंट की इक्वेशन ये होगी और x2 y2 पर टेंजेंट की इक्वेशन ये होगी। यदि आप इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हो तो भी आपको जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, तो आप चेक कर सकते हैं, दोनों को आप सॉल्व कर लीजिए, आराम से कर लीजिए, आपको यही मिलेगा बच्चों, यही मिलेगा। बस आपको इसमें थोड़ा सा ये काम करना पड़ेगा कि y1 स्क्वायर की जगह 4ax1 रखना पड़ेगा। क्योंकि x1 y1 पैराबोला पर लाई कर रहा है, इसलिए y1 स्क्वायर की जगह आपको कहीं ना कहीं संभवतः 4ax1 वगैरह वगैरह इस तरह से कुछ रखना पड़ेगा। और इसी तरह से y2 स्क्वायर की जगह पर 4ax2 रखना पड़ेगा, आपको यही मिलेगा बच्चों। सो ये आपको स्मरण रखना है कि इंटरसेक्शन पॉइंट की एब्सिसा, दोनों पॉइंट्स की एब्सिसा की ज्योमेट्रिक मीन होती है, उसकी ऑर्डिनेट दोनों पॉइंट्स की ऑर्डिनेट्स की एरिथमेटिक मीन होती है। नोट डाउन कर लीजिएगा। अब लगे हाथों एक और काम कर लेते हैं। ये जो ट्राइंगल बनेगा बच्चों PQR को ज्वाइन करने से, आपके पास में ये जो ट्राइंगल बनेगा, इस ट्राइंगल का एरिया हम लोग फाइंड आउट करते हैं। वीडियो को रोक करके एक बार आप खुद से कीजिए। चलिए साहब, यदि मैं इस ट्राइंगल का क्या फाइंड आउट करता हूं बच्चों, एरिया, इसका क्षेत्रफल में अगर देखूं तो इसका एरिया क्या होगा। एरिया किसी भी ट्राइंगल का फाइंड आउट करना है बच्चों, बड़ा सिंपल सा तरीका हमारे पास में ट्राइंगल के एरिया का फार्मूला होता है। भाई ट्राइंगल का एरिया होता है मॉडुलस 1/2 x1 y1 1। अब x1 की जगह पर है ये, y1 की जगह पर है ये और ये 1, x2 है ये, y2 है ये और ये 1 ये रहा, और ये a t1 t2 और ये a t1 प्लस t2 और ये, और फिर यहाँ पर डिटरमिनेंट कंप्लीट हो गया बच्चों। आपको अगर इसका एरिया फाइंड आउट करना है किसी भी ट्राइंगल का, अगर आपको तीनों वर्टाइसेस पता है तो उसका एरिया क्या होता है, ये x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 होता है। अब आप एक काम करें बच्चों, a यहाँ पूरे कॉलम में से a कॉमन निकाल दीजिए, इस पूरे कॉलम में से a कॉमन निकाल दीजिए, इस पूरे कॉलम में से भी a कॉमन निकाल दीजिए, इस पूरे कॉलम में से a और इस पूरे कॉलम में से भी a कॉमन निकाल देंगे बच्चों। पूरे कॉलम में से मैंने a कॉमन निकाल दिया और ये मॉडुलस तो है ही सही, 1/2 है, a इधर से आएगा, a इधर से आएगा, तो कुल मिलाकर वो a स्क्वायर अपॉन 2 है ही सही, और अपॉन ये क्या बच्चों t1 स्क्वायर, और फिर ये t2 स्क्वायर, और फिर ये t1 t2, ये आपके पास में आया। फिर आपके पास में 2t1, फिर आपके पास में 2t2, और फिर आपके पास में t1 प्लस t2 ये रहा, और ये 1 ये 1 ये 1, यही पिक्चर बनेगी और ये मॉडुलस क्लोज हो गया बच्चों। भाई आपने यहाँ से भी a कॉमन निकाला, यहाँ से भी a कॉमन निकाला, यही कुछ आएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर सकते हो बच्चों, मॉडुलस है अपनी जगह पर a²/2 है। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करना डिटरमिनेंट को मतलब क्या बच्चों, ये पहले सबसे पहले आप लिखेंगे t1 स्क्वायर, आपने लिखा t1 स्क्वायर, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो वो 2t2 माइनस t1 माइनस t2। भाई आपने मल्टीप्लाई करा t1 स्क्वायर, फिर इन दोनों को माइनस, ये तो ये दोनों माइनस के हो गए, फिर उसके बाद में माइनस 2t1 आ गया, वेल एंड गुड बच्चों। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो t2 स्क्वायर माइनस t1 t2, फिर उसके बाद में बच्चों 1, ये 1 आया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा t2 स्क्वायर, भाई t2 स्क्वायर इंटू t1 प्लस t2, ये लीजिए t2 स्क्वायर इंटू t1 प्लस t2 माइनस 2t2 इंटू t1 t2, ये लीजिए, और फिर ये आपके पास में ये ब्रैकेट क्लोज, और ये पूरी वाली ब्रैकेट भी क्लोज हो गई। होप मैंने सब कुछ सही लिखा है। t1 स्क्वायर इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस ये आएगा, फिर माइनस 2t1, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस ये, फिर 1, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई और फिर माइनस ये, यही कुछ आएगा। अभी फर्दर कुछ सॉल्व हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर मॉडुलस को क्लोज भी कर दीजिए। ये देखिए साहब, ये a²/2 एंड देयर आफ्टर यहाँ से 2t2 में से t2 चला जाएगा तो क्या बचेगा, एक t2, तो ये t1 स्क्वायर तो है, और ये 2t2 में से t2 चला गया तो एक t2 बचा,
और फिर T1 स्क्वायर ये, तो ये माइनस T1 क्यूब हो गया। बिल्कुल सही जा रहा हूँ बच्चों। 2T2 में से T2 गया तो T2 बचा, T2 इंटू T1 स्क्वायर ये आएगा, और T1 स्क्वायर इंटू T1 क्यूब आएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2T1 इंटू T2 स्क्वायर प्लस 2T1 स्क्वायर इंटू T2, ये माइनस 2T1 इंटू T2 स्क्वायर ये आया, माइनस 2T1 इंटू ये आ गया बच्चों आपके पास। और उसके बाद में क्या, T2 स्क्वायर इंटू T1, T2 स्क्वायर इंटू T1, और फिर T2 स्क्वायर इंटू T2 का क्यूब। अब आपके पास में माइनस 2T1 इंटू T2 स्क्वायर ये आया, और फिर ये ब्रैकेट क्लोज हो गई। क्या मैंने सही किया है? मैंने बिल्कुल सही किया है। अभी कुछ कैंसिल हो रहा है, देख लेते हैं साहब क्या क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पर। ये देखना हमारे लिए ज़रूरी है कि जो जो कैंसिल हो रहा है उन्हें कैंसिल कर दें। भाई आप इसमें से एक सेकंड, भाई यहाँ पर देखिए माइनस 2T1 T2 स्क्वायर, माइनस 2T1 T2 स्क्वायर और प्लस T1 इंटू T2 स्क्वायर, मतलब माइनस 3 टाइम्स बचेगा। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर, ये मॉडुलस है, ये मॉडुलस है साहब a स्क्वायर बाय 2, a स्क्वायर बाय 2। और फिर आप क्या करोगे बच्चों, ये T2 का क्यूब है, प्लस में लिख दिया T2 का क्यूब। फिर उसके बाद में यदि आप देखें तो आपको मिल रहा है माइनस 3 टाइम्स ऑफ T2 स्क्वायर इंटू T1, यही कुछ आ रहा है। यस, क्योंकि ये माइनस 2 टाइम्स फिर माइनस 2 टाइम्स 4 टाइम्स, और 4 टाइम्स में ये 1 टाइम जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा बच्चों। और यहाँ पर ये 2T1 स्क्वायर इंटू T2 और ये, सो ये हो जाएगा बच्चों 3 टाइम्स ऑफ T1 स्क्वायर इंटू T2 होगा, और माइनस T1 का क्यूब होगा, और ये ब्रैकेट क्लोज होगा, और ये मॉडुलस क्लोज हो चुका। एंड देयर आफ्टर ये a स्क्वायर बाय 2 आया, और ये पूरी पिक्चर को यदि आप देखें तो ये और कुछ नहीं है बच्चों, ये T2 माइनस T1 का होल क्यूब है, और ये ब्रैकेट क्लोज हो गई, मॉडुलस क्लोज हो गया इनफैक्ट। सो व्हाट इज दिस, a स्क्वायर बाय 2 इंटू T2 माइनस T1 का होल क्यूब। भैया आप इसको चेक कर लीजिए, ये इसी को बन रहा है, मेरे ख्याल से मैंने बिल्कुल सही किया है। तो इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो a स्क्वायर बाय 2 इंटू बच्चों T2 माइनस T1 का होल क्यूब। या तो आप उसे मॉडुलस में लिख दीजिए, या फिर आप ऐसे लिख दीजिए, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि T2 बड़ा है कि T1 बड़ा है, जो बड़ा हो, बिकॉज एरिया पॉजिटिव होता है। तो बड़े में से छोटे नु माइनस करना है भाई, क्यूब है, अगर स्क्वायर होता तो फिर तो वो भी लोचा नहीं था कि कौन बड़ा कौन छोटा, क्योंकि स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है। लेकिन बी का क्यूब ये आपके पास आ जाएगा। सो ये ट्राइंगल का जो एरिया है, क्योंकि छोटे छोटे से जो हमारे पास में प्रॉब्लम्स हम लोग कर रहे हैं, छोटे छोटे से जो रिजल्ट्स हमारे पास में आ रहे हैं, अगर इन्हें हम लोग याद रखते हैं तो शायद आगे चल के हम लोगों को जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स करनी होती हैं वो हमारे लिए छोटी हो जाएंगी। इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। एक काम और करते हैं बच्चों, हम लोग यहाँ पर पैराबोला पर अभी हमने 2 पॉइंट्स लिए थे, अब हम 3 पॉइंट्स लेते हैं और उससे रिलेटेड कुछ बात करता हूं, पर पहले इसे कर लीजिएगा ये, अगर आपने नोट डाउन नहीं किया हो तो। चलिए साहब, अब यदि मैं पैराबोला पर बच्चों कितने पॉइंट्स लेता हूं, 3 पॉइंट्स लेता हूं, और उनसे जो ट्राइंगल बनता है, ये देखिए साहब, आप के पास में पैराबोला पर आपने 3 पॉइंट्स लिए। ये रहा पैराबोला जिस पर एक पॉइंट है P, जिसके कोऑर्डिनेट्स जो है, इसका पैरामीटर T1 मान लिया, सो दैट इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे a_T1 स्क्वायर 2a_T1। दूसरा पॉइंट लिया मैंने जिसके कोऑर्डिनेट्स a_T2 स्क्वायर 2a_T2, और तीसरा पॉइंट R जिसके कोऑर्डिनेट्स a_T3 स्क्वायर 2a_T3। यह है बच्चों। अब इन तीनों को मिलाकर एक ट्रायंगल बनेगा, इन तीनों को मिलाकर ऑब्वियसली यू विल बी हैविंग अ ट्रायंगल। इन तीनों को ज्वाइन कर दोगे बच्चों तो आपको एक त्रिभुज मिल जाएगा, और आपको उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट अगर करने को बोलूं, पहले तो आप इस ट्रायंगल PQR का एरिया फाइंड आउट कीजिए। वीडियो को रोक दीजिए, करिए। जब आप ये करेंगे
तो आप क्या पाएंगे, आपको मैं याद दिलाऊं बच्चों, आप वैसे तो ये डिटरमिनेंट वाली मेथड लगा सकते हो, वरना आपको ध्यान हो बच्चों, अगर किसी पैराबोला के 3 पॉइंट्स आपको दे रखे थे x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो उसका एरिया का फार्मूला जरा ध्यान कीजिए बच्चों, 1/8 है इंटू y1 माइनस y2 इंटू y2 माइनस y3 और y3 माइनस y1। ये आप लोग लिख चुके हो बच्चों, ये प्रूव कर चुके हो आप लोग, बड़े में से छोटे को माइनस करना है हर बार। तो उस बेसिस पर ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया 1/8 है। y1 की जगह आपने लिखा ये, y1 की जगह आपने लिख दिया इसको, फिर y2 की जगह लिख दिया आपने इसको लिख दिया, और y3 की जगह लिख दिया आपने इसको। भाई y1 की जगह y2 की जगह y2 की जगह आपने 2 है यहाँ से, 2 है यहाँ से, 2 है यहाँ से, कॉमन निकाल दिया। 2 इंटू 2 इंटू 2 है कितना होगा 8a क्यूब अपॉन 8a। ये आ गया बच्चों a स्क्वायर, और ये आपको मिलेगा बच्चों t1 माइनस t2 माइनस t3 और t3 माइनस t1। सो व्हाट इज दिस? दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल, दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल formed by joining these 3 points whose parameters are t1, t2 and t3 respectively। इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो ट्राइंगल बना बच्चों, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब आप एक काम करें बच्चों, ये इसका एरिया तो आपके पास में आ गया, 2a कॉमन निकालेंगे, 8a क्यूब होगा। बिल्कुल सही जा रहा हूं मैं, कोई गलती नहीं है साहब। अब मैं काम करता हूं बच्चों, ये जो तीनों पॉइंट्स हैं पी क्यू आर, इन तीनों पॉइंट्स पर मैं जो है साहब टेंजेंट ड्रॉ करता हूं। मैं क्या ड्रॉ करता हूं इन तीनों पॉइंट्स पर? टेंजेंट। मैंने पॉइंट पी पर टेंजेंट ड्रॉ करी, पॉइंट पी पर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा बच्चों, तो एक रफ डायग्राम बना रहा हूं, वो ऐसी आएगी। फिर पॉइंट क्यू पर टेंजेंट ड्रॉ करी, वो ऐसी आएगी, और पॉइंट आर पर टेंजेंट ड्रॉ करी, वो ऐसी आएगी। अब आप ने जो है पॉइंट पी पर टेंजेंट ड्रॉ करी, पॉइंट क्यू पर टेंजेंट ड्रॉ करी, सपोज कीजिए पॉइंट पी और पॉइंट क्यू पर जो टेंजेंट ड्रॉ करी, इन दोनों टेंजेंट से एक दूसरे को पॉइंट ए पर कट किया। ऐसे ही पॉइंट क्यू पर टेंजेंट ड्रॉ करी, वो ये रही, पॉइंट आर पर टेंजेंट ड्रॉ करी, इन दोनों ने पॉइंट बी पर कट किया। और फिर बच्चों आपने जो है पी पर जो टेंजेंट ड्रॉ करी और आर पर जो टेंजेंट ड्रॉ करी, उन दोनों ने एक दूसरे को फर्ज कीजिए बच्चों सी पे कट किया। इन दोनों ने कहां पे कट किया? एक दूसरे पर को सी पर। तो आपको अब ट्रायंगल एबीसी का एरिया फाइंड आउट करना है, आपको ट्रायंगल एबीसी का एरिया फाइंड आउट करना है। ट्रायंगल एबीसी क्या है? इट इज द ट्रायंगल मेड बाय टेंजेंट्स एट 3 गिवन पॉइंट्स ऑफ द पैराबोला। पैराबोला के कोई 3 गिवन पॉइंट्स थे, उन पर स्पर्श जाए, उन पर टेंजेंट्स ड्रॉ करी, और उन टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। बच्चों पी पर टेंजेंट ड्रॉ करी, वो ये रही, क्यू पर टेंजेंट ड्रॉ करी, वो ये रही, आर पर टेंजेंट ड्रॉ करी, वो ये रही। पॉइंट पी पर जो टेंजेंट थी और पॉइंट क्यू पर जो टेंजेंट थी, उन दोनों ने एक दूसरे को पॉइंट ए पे कट किया। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे भाई? ये पी पर टेंजेंट और क्यू पर टेंजेंट, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? आपने देखा अगर टी1 और टी2 पर टेंजेंट के निकालना हो तो वो होगा ए टी1 टी2 और फिर ए टी1 प्लस टी2। भाई आपको एक्स कोऑर्डिनेट तो ज्योमेट्रिक मिल लेना, वाई कोऑर्डिनेट अरिथमेटिक मिल लेना, तो ये आ गया। इसी तरह से पॉइंट क्यू पर जो टेंजेंट ड्रॉ करी, पॉइंट आर पर जो टेंजेंट ड्रॉ करी, तो इसके क्या होगा बच्चों? ए टी2 टी3 और ए टी2 प्लस टी3। भाई ये किसके कोऑर्डिनेट्स आ गए? ये आ गए बी के कोऑर्डिनेट्स। इसी तरह से अगर मैं सी के बारे में बात करता हूं तो सी क्या है बच्चों? होप आपको वो दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है मतलब ये, क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा है कि वो जो बोर्ड के बिल्कुल कोने में लिख देते हैं, वो कुछ लोगों को स्क्रीन में कट जाता है। वो स्क्रीन रिजोल्यूशन के ऊपर एक्चुअली कई बार डिपेंड करता है। तो अब पॉइंट सी जो है, व्हाट इज दैट? दैट इज नथिंग बट द टेंजेंट, वो इंटरसेक्शन पॉइंट है ऑफ टेंजेंट्स एट पॉइंट पी एंड आर, जिनके पैरामीटर्स ये हैं। तो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? मैं यहां लिख देता हूं बच्चों। सी के कोऑर्डिनेट्स होंगे ए टी3 टी1 और ए इंटू टी3 प्लस टी1। ये लीजिए। सो ये आपको अब इस ट्रायंगल एबीसी का एरिया फाइंड आउट करना है। तो ट्रायंगल एबीसी का एरिया क्या होगा? मॉडुलस ले लीजिए 1/2 ले लीजिए, एक्स कोऑर्डिनेट ए टी1 टी2, वाई कोऑर्डिनेट ए टी1 प्लस टी2 और फिर ये 1,
और ये a T2 T3, ये a T2 प्लस T3, ये फिर ऐसे ही a T3 T1, a T3 प्लस T1, और ये कुछ ऐसा, ये ऐसा आएगा बच्चों। ये इस ट्रायंगल का एरिया होगा। मॉडुलस को क्लोज कर दीजिए। अब यहाँ पर 1/2 है अपनी जगह। अब आप इसको सॉल्व कीजिए बच्चों। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो थोड़ी सी मेहनत आपको करना पड़ेगी, बट करेंगे, कोई बात नहीं। अब क्या है, जो भी है भाई, टाइम लगे सो लगे। ये आपके पास में a T1 T2, अभी इन दोनों में इसका मल्टीप्लाई माइनस इसका मल्टीप्लाई। अब जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ा सा दिमाग लगा लो बच्चों, जल्दी काम हो जाएगा। a T2 प्लस a T3 इंटू 1 माइनस a T3, ये सो यहाँ से a कॉमन आ जाएगा और बचेगा क्या, आप इसमें से जब इसको माइनस करोगे तो T3 से T3 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा a इंटू क्या, T2 माइनस T1। ये आएगा, आप आराम से चेक कर लो बच्चों, यही मिलेगा आपको। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है भाई, a T2 प्लस a T3 इंटू 1 माइनस a T3 a T1, तो a T3 से a T3 कैंसिल हो जाएगा, a T2 माइनस a T1 बचेगा। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है बच्चों। फिर माइनस a T1 प्लस T2, T1 प्लस T2, अब बचा क्या, इसका इससे मल्टीप्लाई माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई, तो इन दोनों में से a T3 कॉमन आ गया, a T3 कॉमन आ गया, बचा क्या, T2 माइनस T1, ये आ गया। ये मॉडुलस क्लोज हो गया। और प्लस वन बच्चों ये है, और फिर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a T2 T3 इंटू दिस, और ये यहाँ पर ये इसमें से इसको माइनस करेंगे तो a T3 यहाँ पर भी है, a T3 यहाँ पर भी है और a यहाँ पर भी है। सो कुल मिलाकर क्या कॉमन आ रहा है बताऊँ आपको मैं, कुल मिलाकर आ रहा है a स्क्वायर T3 कॉमन। a स्क्वायर T3 कॉमन आ गया, यहाँ बचा T2 इंटू T3 प्लस T1, और यहाँ पर माइनस T1 इंटू क्या, ये आपके पास में आएगा T2 प्लस T3। ये कुछ मैंने हद तक डायरेक्ट लिखा, बहुत ज़्यादा तो डायरेक्ट नहीं गया हूँ मैं, फिर भी यस आई रिपीट, a T1 T2, जब आपने इसमें से इसको माइनस करा बच्चों तो ये T3 से T3 कैंसिल हो जाएगा, T2 माइनस T1 बचेगा, बाहर a था वो लिखा है मैंने बच्चों। फिर ये मैंने माइनस करके लिखा, फिर जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो a T3 यहाँ पर भी है, एक मिनट, ये अच्छा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो a T3 यहाँ पर भी है, a T3 यहाँ पर भी है, तो बचा क्या, T2 माइनस T1, ये आ गया। और फिर जब आप +1 लिखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a यहाँ पर भी है, a यहाँ पर भी है, a यहाँ पर भी, a यहाँ पर भी, a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। और T3 दोनों में है तो यहाँ पर बचा T2 माइनस T1, और T2 इंटू T3 प्लस T1 माइनस T1 इंटू T2 प्लस T3। सबको सही किया मेरे ख्याल से, वरना बाद में पचना पड़ता है फिर कि कहाँ कोई गलती कर दिया। कई बार डायरेक्ट जाते हैं तो फिर उसमें थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है। अब a स्क्वायर यहाँ पर भी है, a स्क्वायर यहाँ पर भी है और a स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो क्यों ना एक काम करूँ कि मैं a स्क्वायर को कॉमन ही निकाल दूँ। कॉमन निकाल दिया a स्क्वायर कॉमन निकाला, यहाँ पे बचा T1 T2। अब T1 T2 का T2 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो T1 इंटू T2 का स्क्वायर, और फिर इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो T1 स्क्वायर इंटू T2। भाई आपने T1 T2 का स्क्वायर, T1 T2 ये हो गया। फिर यहाँ पर क्या होगा, ये T3 आपके पास में है, और यहाँ पर अगर देखो बच्चों तो ये T2 माइनस T1 है और ये T2 प्लस T1 है। सो कुल मिलाकर ये क्या हो जाएगा, ये और कुछ नहीं बच्चों, T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि a प्लस बी इंटू a माइनस बी आपको पता है बच्चों, a स्क्वायर आप पहले ही कॉमन निकाल चुके हो। और बाद में क्या बचा बच्चों, यहाँ पर T3 बचा, और इधर अगर देखा जाए तो ये T2 T3 प्लस T2 T1, और ये T2 T1 से कैंसिल हो जाएगा, और ये बचेगा T2 T3 माइनस T1 T3, उसमें से भी T3 कॉमन आ जाएगा। तो बचेगा क्या बच्चों, बचेगा T2 माइनस T1। होप मैंने जो भी किया है वो सही किया है। थोड़ा सा a स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, T2 T3 T2 T1 में से T1 T2 कैंसिल हो गया, बचा T2 T3, और उधर T1 T3, उसमें से भी T3 कॉमन आ गया, तो बचा क्या, T2 माइनस T1। सही है, ब्रैकेट सब सही लगी हैं। पहले ये वाली ब्रैकेट क्लोज करी, फिर ये वाली करी, फिर पूरी ब्रैकेट, और बाद में मॉडुलस। ये लीजिए, अभी मॉडुलस है a स्क्वायर बाय 2 अपनी जगह पर है। और फिर क्या होगा बच्चों, ये T1
T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर T2, ये कुछ आ रहा है माइनस T3 इंटू T2 स्क्वायर प्लस T3 इंटू T1 स्क्वायर, और फिर ये प्लस T3 स्क्वायर प्लस T3 स्क्वायर। या एक काम करिए ना, हम इसमें मल्टीप्लाई करने में हमारा समय क्यों बर्बाद करें, रदर एक काम करते हैं भाई, यहाँ से ये ए स्क्वायर है, इन दोनों में से आप ये जो T2 माइनस T1 लिखा था, आपने इसको जो मल्टीप्लाई करने का काम करा, आप वो नहीं भी करते, मत कीजिए, इसमें एक काम कीजिए, इसमें आप काम ये वाला मत कीजिए, आप जो है मैं बताता हूँ वापस से आपको थोड़ा सा इस स्टेप को, यहाँ पर से ये ए स्क्वायर तो कॉमन निकाल दिया, ये T1 T2 है, इससे आप T2 माइनस T1 रहने दीजिए, रहने दिया, माइनस इससे आप यहाँ पर T3 भी रहने दीजिए, और इससे आप T2 माइनस T1 इंटू T2 प्लस T1 लिखे रखिए, मत मल्टीप्लाई कीजिए क्योंकि बाद में फिर अपने को कॉमन निकालना पड़ेगा। तो T1 प्लस T2 रहने दीजिए, T2 माइनस T1 भी अपनी जगह पर रहने दीजिए, ये आ गया, और प्लस ए स्क्वायर तो कॉमन आ चुका बच्चों, यहाँ पर T3 भी कॉमन है ऑलरेडी, और ये T2 T3 और उसमें से T3 कॉमन आ गया, तो बचा क्या बच्चों, बचा T2 माइनस T1, ये लीजिए। अब आपके पास में क्या थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा, वो अननेसेसरी अपना स्टेप थोड़ी सी जरूर लंबी लिखनी पड़ी, पर अगली स्टेप छोटी हो जाएगी, क्योंकि T2 माइनस T1 यहाँ पर भी, T2 माइनस T1 यहाँ पर भी, T2 माइनस T1 यहाँ पर भी, तो पूरे में से T2 माइनस T1 को मैं कॉमन निकाल सकता हूँ, पूरे में से मैं T2 माइनस T1 को कॉमन निकाल सकता हूँ बच्चों। और फिर यहाँ पर बचा क्या, T1 T2 बचा, और यहाँ पर T3 इंटू T2, T3 इंटू T2 और माइनस क्या T3 इंटू T1, यही होगा, और प्लस T2 इंटू T3, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी भाई। आपके पास में इसमें जो है, एक सेकंड, ये ब्रैकेट क्लोज हो गई भाई। यहाँ से एक मिनट, ये T2 इंटू T3 कहाँ से आ गया, तो T3 इंटू T3 मतलब T3 का स्क्वायर हो गया, T3 का स्क्वायर हो गया, और ये ब्रैकेट क्लोज और ये मॉडुलस क्लोज, ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर सकते हो बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में आप मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर बाय 2 अपनी जगह पर है, T2 माइनस T1 को भी आपने अपनी जगह पर रख दिया। अब आप एक काम करें, अब आप T1 T2 और T3 T1 इन दोनों में से आप, ये ब्रैकेट जो है बच्चों, इन दोनों में से आप T1 को कॉमन निकाल दें। T1 को यदि आपने कॉमन निकाल दिया तो बचेगा क्या, T2 माइनस T3। भाई यदि मैंने T1 T2 और T3 T1 दोनों में से T1 को कॉमन निकाल दिया तो T2 माइनस T3 आया, और फिर इन दोनों में से यदि मैंने T3 को कॉमन निकाला, इन दोनों में से यदि मैंने T3 को नहीं माइनस T3 को कॉमन निकालिए, माइनस T3 को कॉमन निकाल देंगे तो बाकी क्या बचेगा बच्चों, T2 माइनस T3 बचेगा, और ये ब्रैकेट क्लोज, मॉडुलस क्लोज, एंड देयर आफ्टर बच्चों इसमें से T2 माइनस T3 आ जाएगा और ये T1 माइनस T3, तो कुल मिलाकर बच्चों ये हो गया a स्क्वायर बाय 2, ये हो जाएगा बच्चों। इससे आप लिख सकते हो अगली स्टेप में T1 माइनस T2, T2 माइनस T3 और ये T3 माइनस T1। आपने क्योंकि मॉडुलस है मतलब पॉजिटिव वैल्यू लिखनी है, तो बड़े में से छोटे को माइनस करना मुझे नहीं मालूम कौन बड़ा है, T1 बड़ा है कि T2 बड़ा है कि T3 बड़ा है कि T1, आई डोंट नो। मैंने बड़े में से छोटे को माइनस कर दिया। सो दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, व्हाट इज ट्राइंगल ABC? ट्राइंगल ABC इज द ट्राइंगल मेड बाय टेंजेंट्स एट 3 गिवन पॉइंट्स ऑफ द पैराबोला। वो ये आया। अब अगर आप ध्यान दें बच्चों तो ये वाला जो एरिया आ रहा है, चलिए आप ट्राइंगल ABC का जो एरिया है, ट्राइंगल ABC का जो एरिया है वो आप क्या पा रहे हो, वो आप पा रहे हो ट्राइंगल PQR का एरिया, ट्राइंगल PQR का एरिया। भाई देखिए ये जो एक्सप्रेशन आपके सामने आ रहा है, ये इसका न्यूमरेटर वही आ रहा है जो ट्राइंगल PQR का एरिया है। इस एक्सप्रेशन में जो आपके पास में एरिया आया है ये वही आ रहा है जो न्यूमरेटर, भाई इसका न्यूमरेटर वही आ रहा है जो उसका है। सो आप बोल सकते हो बच्चों कि इसका जो एरिया है वो ये है।
तो ये एक छोटी सी बात थी बच्चों जो मैंने आपको बतानी थी। देखिए मैं डायरेक्टली भी ये सब काम कर सकता हूं कि आप एक काम करो बच्चों, इसका एरिया निकालो वो ये आएगा, इसका एरिया आप निकालो वो ये आएगा, डायरेक्टली मैं बोलता। अब आपका काम था कि आप फाइंड आउट करते, पर कई जगहों पर मैं ये कर देता हूं, कई जगहों पर नहीं करता हूं, मोस्टली मैं नहीं करता हूं, क्या चलो करवा देते हैं। बट मेरा मानना यह है कि भैया आप लोगों को, जैसे कोई मैंने चीज़ बोली कि चलिए आप इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं, तो आप लोगों को मैंने कहा तो आप वीडियो को रोक दीजिए और खुद से कीजिए, दोनों काम हो जाएंगे। आपको आता है या नहीं आता है आपको वो भी मालूम पड़ जाएगा, और नहीं आता तो फिर तो आपको सोल्यूशन मिल ही रहा है। तो ये वीडियो क्लास का एक एडवांटेज है, आप अपने हिसाब से क्लास को चला सकते हो। जहां आपको लगता है आप सब रोक दो, जहां आपको नहीं लगता वहां पर आप बढ़ते चलो। ये एक बड़ा सिंपल सी बात है बच्चों कि ट्रायंगल PQR का एरिया निकालने को बोला, खुद से कर लो। ट्रायंगल ABC का एरिया निकालने को बोला कि अपन चलो ABC का एरिया निकालते हैं, मैंने बोला ऐसा बोलते हैं, मैंने बोला नहीं आपको शायद कि वीडियो को रोक कर कीजिए, पर आप कर लीजिए, ये ईमानदारी से करिए बच्चों। और फाइनली जो कंक्लूजन है वो ये आ चुका कि साहब पैराबोला के किन्हीं 3 पॉइंट्स, पैराबोला के किन्हीं 3 पॉइंट्स पर आप अगर टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो उससे जो पैराबोला के किन्हीं 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करके आप जो ट्रायंगल बनाते हैं उसका जो एरिया होगा, उन तीनों पॉइंट्स पर टेंजेंट्स को ड्रॉ करने से जो ट्रायंगल बनेगा उसके एरिया में क्या रिलेशन है कि टेंजेंट्स वाला जो ट्रायंगल है वो छोटा है, उसका एरिया एग्जैक्टली इस वाले ट्रायंगल के एरिया का हाफ है।